हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं फिर से सैंपल पेपर ही डिस्कशन करेंगे। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैंपल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने सॉल्व किए थे 12 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। असर्शन रीजन की चर्चा आज नहीं करेंगे। आज हम लोग का मेन डिस्कशन होगा दैट इज सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में बच्चों आपको टोटल मिलते हैं 5 क्वेश्चंस, जो कितने मार्क्स के होते हैं 2 मार्क्स के ईच, यानी टोटल आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, ठीक है। इसमें मोस्टली इस पार्ट में आपको मिलते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और आपको उनको सॉल्व करना रहता है। तो आज भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कल सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम आंसर फाइंड कर पाए, हम उसमें ये भी ढूंढेंगे कि हमको क्या क्या की पॉइंट्स हैं उसमें, ठीक है। किस चैप्टर से वो क्वेश्चन लिया गया है, अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल बनता है तो कैसे आप बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। तो मैं डिस्कशन करने वाला हूं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन लिया गया है दैट इज डुअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन से, यानी कोई भी मैटर है तो उसको रेडिएशन के फॉर्म में किस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे की पॉइंट्स। की पॉइंट्स, क्या क्या की पॉइंट्स है जरा देखिए ध्यान से। की पॉइंट्स में फर्स्ट की पॉइंट होगा जहां पर हम लोग बात करेंगे वर्क फंक्शन की। किसकी बात करेंगे? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या होगा जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर ले लेते हैं कोई भी मेटालिक प्लेट। इस मेटालिक प्लेट, ये मेटल की प्लेट है, तो आपको इनके पास मिलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? सरफेस पर होते हैं और फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्री टू मूव है इसका मतलब ये नहीं कि ये सरफेस को छोड़कर भाग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो क्या होता है यहां पर सिंपली इनके ऊपर कोई भी लाइट इमिट कराई जाती है। कौन सी लाइट इमिट कराई जाएगी? जो ईएम वेव होगी, यानी आप इनके ऊपर फोटो लाइट्स इमिट कराएंगे, जिनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ये एक्चुअली में ऑब्जर्व किए जाएंगे। अभी देखेंगे इनके ऊपर जो लाइट आएगी वो बेसिकली एनर्जी कैरी करती है एच न्यू, यानी एच न्यू एक छोटा छोटा पार्टिकल जिसको बोलेंगे क्वांटा, वो एच न्यू एनर्जी कैरी करके आता है, ठीक। अब जैसे ये सरफेस पर टकराएगा, टकराने के बाद क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? क्या सरफेस को छोड़कर भाग जाएंगे? नहीं, ये एनर्जी कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करेंगे मतलब अब जब तक ये एनर्जी इनके मतलब ऐसा बोलें कि जब तक इनका पेट नहीं भर जाएगा, जिसको बोलेंगे ना थ्रेशोल्ड, तब तक ये सरफेस को छोड़कर भागेंगे नहीं। तो जैसे इनका पेट भर जाएगा, यानी ये गेन कर लेंगे कुछ एनर्जी को, तो ये क्या करेंगे? सरफेस को छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे। और भागने के लिए सबसे जरूरी चीज है कौन सी एनर्जी होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। तो एक्चुअली हुआ क्या? टोटल एनर्जी कितनी आई? एच न्यू। कुछ खर्च हो गए किसमें? इन्होंने कुछ खा लिया, दैट इज कितना खाया? उसी को बोलेंगे फाई नॉट, यानी वर्क फंक्शन। तो ये छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करें जो आइंस्टाइन साहब ने दिया है। आइंस्टाइन साहब का इक्वेशन क्या कहता है कि भाई एच न्यू एनर्जी अगर हम दे रहे हैं तो कुछ खाने में खर्च हो जाएगी, दैट इज फाई नॉट, और कुछ उठकर जाने में खर्च चली जाएगी, जिसको बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहां पर मुझे ये निकालना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर जा रहा है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा। बस यही आपको काम करना है। यहां पर इस क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है वो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले यहां पर आपको वर्क फंक्शन का वैल्यू गिवन है, दैट इज वो दे रखा है आपको 5.63 EV। EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको जूल में कन्वर्ट कर लें तो लिखते हैं 5.63 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। कन्वर्ट कर लिया हमने किसमें? जूल में कन्वर्ट कर लिया है। अब आगे बात करते हैं। आपको और क्या दे रखा है? ये जो आपके पास लाइट आ रही है इसका आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, यानी ये न्यू का वैल्यू दे रखा है, और वो आपको गिवन है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ये वैल्यूज गिवन है। अब ध्यान देंगे आपको इस इक्वेशन को यूज करना है। तो अगर हम यहां से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वैल्यूज को सेट कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा के टर्म में,
यही लेमडा हमको फाइंड करना है। यहां पर h का वैल्यू आपके पास पता है, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट। न्यू का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, न्यू माइनस वर्क फंक्शन का वैल्यू आपको पता है, और वर्क फंक्शन आपको दे रखा है कितना, दैट इज 5.63 इंटू 10 पावर इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब यहां से लेमडा बस फाइंड कर लेंगे, तो लेमडा फाइंड करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, वो लिखेंगे एच सी अपॉन दैट इज एच न्यू माइनस फाइ नॉट। अगर हम सारी वैल्यूज को पुट कर दें, ठीक है बेटा बच्चों देखो, अगर मैं सारी वैल्यूज को पुट कर देता हूं तो यहां पर लिख सकते हैं दैट इज लेमडा इज इक्वल टू एच का वैल्यू आपको पता होता है कितना, 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34। ठीक, सी का वैल्यू भी पता है, दैट इज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और एच का वैल्यू फिर से रखना है, दैट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। नेक्स्ट, न्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15, एंड फाइ नॉट आपको वर्क फंक्शन का वैल्यू यहां पर हमने लिख रखा है, तो ये हो जाएगा दैट इज 5.63 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अगर बच्चों इनको सॉल्व करें तो आपको कुछ वैल्यू मिलती है लेमडा की, और लेमडा की जो वैल्यू मिलेगी मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व हियर, दैट इज 12.4 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस 7 मीटर। ठीक है, हाँ, की पॉइंट्स की चर्चा तो मैंने कर दी है, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, बस कुछ मिनट और, 1 मिनट और लेते हैं। यहां पर आपको ना कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी, जैसे आइंस्टाइन का ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन की बात करें, क्या क्या और क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आपको एक चीज का याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की चर्चा करेंगे। तो इफेक्ट क्या है, एन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोटो, यानी लाइट की बात करेंगे। तो अब वहां पर देखेंगे हम लोग, सबसे पहले ये होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को समझाइए। तो एक्सपेरिमेंट में समझते हैं कि भाई ये लाइट आ रही है तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे, इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग ले जाते हैं एनोड प्लेट पर, यानी प्लेट रख देंगे, उनको सर्किट ऑफ अरेंजमेंट से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने से हमको मिलती है करंट, क्योंकि चार्ज के फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे फोटो करंट। तो बच्चों के सवाल अक्सर आते हैं कि वो फोटो करंट किन किन बातों पर डिपेंड करेगी या निर्भर करेगी। तो आपको ये याद रखना है कि वो फोटो करंट डायरेक्टली रिलेटेड होती है इंटेंसिटी से, कितने नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं। ठीक, उसको एक बात से और मतलब होता है क्या, दैट इज बार बार हम लोग बात करते हैं ना कि एनर्जी, एनर्जी से क्या मतलब होगा, क्या एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में चेंज कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली चेंज करेंगे उसकी एनर्जी को। तो एनर्जी से बहुत मतलब नहीं होगा आपको किसका, सैचुरेशन करंट का। ठीक है, ये बात क्लियरली मेंशन है एनसीईआरटी की बुक्स में, और बहुत सारी बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी सैचुरेशन करंट का सीधा सा लेना देना है दैट इज नंबर ऑफ फोटोन से। ठीक है ना, चलिए, नंबर ऑफ फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करते हैं। आई होप कि समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ आप लोग समझ पा रहे हैं ना। चलिए इनको हटाते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 इज, क्वेश्चन नंबर 18 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करी गई है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी की पॉइंट्स आपको कुछ याद रखने हैं। की पॉइंट्स आपको क्या क्या याद रखने हैं, जरा ध्यान से समझिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग दैट इज कोवेलेंट सोर्सेस। क्या यूज करेंगे, कोवेलेंट सोर्सेस, जिनका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बराबर बराबर होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर सबसे पहले 2 स्लिट रख देते हैं, ये छोटे छोटे स्लिट्स यानी छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स, इनका नाम रख देते हैं S1 और इनका नाम है S2। ये यहां से वेव फ्रंट्स निकलेंगे आगे, यहां पर रख देते हैं स्क्रीन, और इसी स्क्रीन पर हम लोग बनाते हैं दैट इज पैटर्न्स। ठीक है,
यहां पर आपको एक देखने को मिलता है कि इनके सेंट्रल पार्ट में यहीं पर बनती है सेंट्रल फ्रिंज, ठीक है। और सेंट्रल फ्रिंज कैसी बनेगी जरा बताइए मुझे। पाथ डिफरेंस कितना है? 0। तो पाथ डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब कौन सी फ्रिंज बनेगी बताइए जरा, सोचिए आप लोग। चलिए इसके आगे चलते हैं, बाकी का सोचने का काम किसका है? आपका। चलिए आगे यहां पर देखेंगे कि यहां पर अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पर कोई भी फ्रिंज बनाना चाहता हूं, फ्रिंज का मतलब होगा स्पॉट्स, आइदर इट्स डार्क आइदर इट्स ब्राइट। अब देखेंगे जरा ध्यान से, यहां पर अगर मैं कोई भी पॉइंट अज्यूम करूं कि मुझे इस यहां पर ना कोई पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमें डिफाइन करना होता है यहां से यहां तक का वेव को पहुंचने में निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं पाथ डिफरेंस। क्या निकालते हैं? पाथ डिफरेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। पाथ डिफरेंस मतलब पी, और पी को अगर हमको निकालना रहता है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में अंतर क्या रहेगा, कितने का फेज है वो भी आपको समझना रहता है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में उसकी चर्चा करेंगे। अभी का सवाल जरा समझते हैं। इस स्क्रीन पर, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आपको पैटर्न्स दिखाई देते हैं, ठीक। और पैटर्न्स कैसे दिखाई देते हैं? वो पैटर्न्स दिखाई देते हैं आपको ब्राइट और आपको दिखाई देता है डार्क, ठीक है। ब्राइट इफेक्ट होता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। और डार्क होता है आपके पास डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस हम लोग लेते हैं, दैट इज कितना? 0, या फिर ऐसे डायरेक्टली बोले एन लेमडा। कितना ले लें? एन लेमडा, जहां पर एन का वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और अगर हम बात करें दैट इज, ये हो गया ब्राइट। डार्क फ्रिंज के लिए बात करें तो हम लोग लिखते हैं दैट इज 2n+1 लेमडा अपॉन 2। बच्चों ऑलरेडी मैंने डिराइव कराया है आपको, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं सोचेंगे कि ये कहां से आ रहे हैं रिलेशंस, ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं इन चीजों को, ठीक है। तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें मैंने छोटे से की पॉइंट्स की चर्चा करी है, यहां पर अब सब आपको क्या मिलेगा? सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के बाद कुछ पैटर्न्स आपको दिखाई देते चले जाएंगे ऐसे ऐसे, और सारे के सारे पैटर्न कैसे बनते हैं? बराबर बराबर है, जिनका विड्थ कैसा रहता है? बराबर बराबर, जिसको ही तो आप लोग बोलते हैं दैट इज फ्रिंज का विड्थ, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये मैंने छोटा सा की पॉइंट आपको बताने की कोशिश करी है। इस सेटअप का पूरे का नाम है दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न को बताते हैं। इंटरफेरेंस क्या है? एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक। चलिए ये तो हो गई छोटी सी बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है? एक बीम ऑफ लाइट है कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ्स, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स गिवन है। एक है 4000 एंगस्ट्रॉम की और एक है 6000 एंगस्ट्रॉम की। इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन इंटरफेरेंस फ्रिंज, यानी अलग अलग किया गया है, एक 4000 वाली से और एक 6000 वाली से। क्या किया गया है? यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा यानी बच्चों ये मैक्सिमा ही है, दिस इज मैक्सिमा यानी ब्राइट, एंड दिस इज मिनिमा यानी डार्क। अब आगे है आपको निकालना है वेयर इज द डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड। तो मतलब सिंपल सा है, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, हमको डार्क फ्रिंज से ही मतलब है, तो आपके पास पी का वैल्यू तो अब पता हो गया, दैट इज कितना? दैट इज 2n+1 लेमडा अपॉन 2, ठीक है। पाथ डिफरेंस का वैल्यू पता है। अब करेंगे क्या? ये पाथ डिफरेंस को हम लोग ना इक्वेट करते थे, कुछ मुझे पोजीशन चाहिए, कहां से? यहां से लेकर किसी भी डार्क फ्रिंज की, तो मुझे ये चाहिए यहां से लेकर यहां तक x का वैल्यू चाहिए बच्चों, ठीक है। कैसे मिलेगा x?
चलिए इसी सेटअप से मैं बता देता हूं आपको, इसी सेटअप से ही बता देता हूं आपको। अगर ऐसे निकालना चाहते हैं तो भी वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं निकाल देता हूं। देखो जरा ये पोजीशन, मैं एक काम करता हूं ना, इसको हटाने के बजाय मैं यहीं पर लिख देता हूं छोटा सा, ठीक है। तो यहां पर पाथ डिफरेंस तो ऑलरेडी मुझे पता चल चुका है। पाथ डिफरेंस को हम लोग इक्वेट कर देते, दैट इज ए साइन थीटा से, ये निकाल लेते थे ए साइन थीटा। चलिए तो उस पैटर्न को हम समझते हैं, मुझे चाहिए x, तो मैं निकाल लेता हूं डायरेक्टली, लिखता हूं दैट इज ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा अपॉन 2। साइन थीटा को हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मतलब दैट इज दिस इज इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा क्या लिखेंगे, x अपॉन d। तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 2n+1 लेमडा अपॉन 2, ठीक है। और यहां पर a, यहां पर हो जाएगा दैट इज x अपॉन d, दैट इज 2n+1 लेमडा अपॉन 2। तो मेरे पास x का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज पोजीशन कौन सी होगी, तो पोजीशन होगी x बराबर ये a ये लिखते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको d भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको d इंटरचेंज कर देता हूं, ये हो जाएगा स्मॉल d और ये हो जाएगा कैपिटल D। स्मॉल d दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, और कैपिटल D दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, ठीक है। ऑलरेडी ये एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं, कई बार मैंने डेरिवेशन कराया भी है। तो यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो मुझे मिल जाएगा x बराबर कितना, 2n+1 लेमडा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d, ठीक। तो एक बार क्या करते हैं, एक बार मुझे लेमडा का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। एक बार कितना दिया है, एक बार दिया है मुझे 6000 एंगस्ट्रॉम। बस वैल्यू सेट करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार x का वैल्यू और दूसरी बार x का वैल्यू। और मुझे लीस्ट डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, तो क्या बस दोनों का एलसीएम कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना छोटा सा ही काम करना है मुझे। हाँ एक और चीज, ये d अपॉन d का वैल्यू मुझे पता नहीं है, ना तो कैपिटल D पता है ना तो स्मॉल d पता है। बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाता है कितना, ये मिल जाता है 1 मिलीमीटर और ये मिल जाता है 100 और 120 सेंटीमीटर। तो ये तो आप ऐसा बोलें कि दोनों में ना लगभग लगभग बराबर ही है। तो ये मैं बता देता हूं कि बहुत सारे सवाल में इस d का वैल्यू होता है 120 सेंटीमीटर और इस d का वैल्यू होता है 1 मिलीमीटर, ठीक। चाहे तो आप वैल्यूज रख सकते हैं। तो क्या करें ना, सबसे पहले मुझे क्या, कौन से नंबर का फ्रिंज चाहिए, डार्क फ्रिंज मुझे कौन से नंबर का चाहिए, फर्स्ट नंबर का चाहिए। तो फर्स्ट नंबर की पोजीशन में निकाल लेता हूं x1। तो यहां पर मैं निकाल देता हूं फर्स्ट नंबर की पोजीशन का डार्क फ्रिंज। पहले के लिए 4000 वाले के लिए तो मैं निकाल लेता हूं x1 बराबर कितना करूंगा, 2n+1। n का वैल्यू यहां पर कितना पुट करना है, 0। तो यहां पर मैं n का वैल्यू यहां पर 0 से ही शुरू करेंगे, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो n का वैल्यू अगर 0 सेट करेंगे तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा कितना, दैट इज लेमडा d अपॉन 2 स्मॉल d, ठीक है। तो मैं यहां से निकाल लेता हूं x1 बराबर, लेमडा का वैल्यू है 4000 एंगस्ट्रॉम यानी 4000 इंटू 10 पावर -10 मीटर, ठीक है। अपॉन कितना कर देते हैं 2, ये रहता है कैपिटल D और स्मॉल d, इनको रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। 4000 की जगह पर कितना है 6000 इंटू 10 पावर कितना -10 और d अपॉन d, ठीक। तो यहां से मिल जाएगा आपको कितना, तो x1 यानी पहले वाले का देखिएगा जरा, यहां पर दो अलग अलग आपके पास वेवलेंथ की वेव्स हैं, ठीक है। एक 4000 वाली और एक 6000 वाली। तो मेरे पास x1 का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज यहां से आपको पास बचेगा, ये आप डायरेक्टली इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, दैट इज 30 से 30 कट कर देते हैं। तो यहां पर बचेगा 10 पावर -7 और यहां पर बचेगा 2 इंटू 10 पावर -7 d अपॉन d, यानी कुछ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और यहां पर आपके पास है x2 का वैल्यू, तो x2 हो जाएगा कितना, दैट इज यहां से आपके पास बचेगा दैट इज 3 इंटू 10 पावर -7 और समथिंग
कांस्टेंट। अगर दोनों को मुझे ना लीस्ट डिस्टेंस चाहिए तो यू हैव टू सॉल्व फॉर ओनली, यू हैव टू डू ओनली एलसीएम, और एलसीएम अगर दोनों नंबर्स का कर लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा दैट इज लीस्ट डिस्टेंस। तो मैं लिख देता हूं यहां पर लीस्ट डिस्टेंस, और लीस्ट डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा दैट इज 6 into 10 power -7 मीटर के आसपास। ठीक है, समझ में आई बात? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये मैंने समझाया आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लेकर। अगर कुछ डाउट रह जाता है इसमें, मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ डाउट निकले आपको, आपके पास, क्योंकि आप तो कुछ पूछते ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर कुछ डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछिए। अब मैं बात करने वाला हूं इस क्वेश्चन के और पार्ट की। इस क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन भी गिवन है कि आप चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताया ना की पॉइंट्स, इनको याद रखेंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट, इसका और पार्ट, यानी क्वेश्चन तो 18 ही है, उसका और पार्ट है ये। और पार्ट एकदम इजी है। तो सबसे पहले मैं इंटेंसिटी की बात कर ही लेता हूं। इंटेंसिटी को आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं। दैट इज इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos phi। ठीक है, ये इंटेंसिटी का रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया था टू कोहेरेंट सोर्सेस के लिए। ठीक, जहां पर अगर मैं I1 और I2 को अगर बराबर बराबर रख दूं और इसको एज्यूम कर लूं कि ये I के ही बराबर है, तो यहां से आपको क्या मिल जाता था, ये आपके पास नेट इंटेंसिटी टोटल, इनको क्या करते थे बराबर, यानी 2I प्लस 2, ये I मिलकर क्या बन जाएगा, I ही बनेगा cos ऑफ phi। तो आपको मिल जाएगा फाई क्या है, फाई इज फेज डिफरेंस। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अभी फटाफट सेट कर देते हैं, तो 2i को कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ फाई, जिससे हमको रिलेशन मिल जाएगा 2i 2 कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा 4i cos स्क्वायर फाई अपॉन 2। अब बच्चों, अगर आपको कोई भी पाथ फेज डिफरेंस रखना है ना, तो फाई का वैल्यू देखो जरा, फाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको फाई का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो इसका की पॉइंट इसमें क्या है, उसको भी याद रखेंगे। अगर आपको फाई चाहिए तो फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लेम्डा इनटू क्या, पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 2 पाई अपॉन लेम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अभी क्या करेंगे, आपको दे रखा है पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेम्डा अपॉन 4 दिया है आई गेस, यस। तो यहां पर सेट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेम्डा इनटू लेम्डा अपॉन 4। तो आपको यहां से लेम्डा लेम्डा कट जाने वाला है और ये बचने वाला है, दैट इज पाई अपॉन 2। ठीक है, और इसी पाई अपॉन 2 को ना यहां पर सेट कर देंगे आप। तो यहां पर आप अगर सेट करें तो आपके पास नेट इंटेंसिटी आपको मिलेगा दैट इज 4 टाइम्स ऑफ I। आगे चलते हैं तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है, दैट इज पाई अपॉन 2, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4। और बच्चों आपको पता है अच्छे से, पाई अपॉन 4 cos पाई अपॉन 4 दैट इज cos 45 डिग्री, और 45 डिग्री यानी 1 अपॉन रूट ऑफ 2। अगर स्क्वायर कर दें इसका तो ये हो जाएगा, मिल जाएगा कितना, 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पे सेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4i पहले से है, 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 and 2 गेट्स कैंसिल, दैट इज 2i। ये तो बात हुई सोल्यूशन की। तो की पॉइंट आपको समझना है जरा ध्यान से, की पॉइंट क्या है, दैट इज फेज डिफरेंस आपको बराबर होता है, दैट इज 2 पाई अपॉन लेम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। इंटेंसिटी रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अपने बहुत सारे सेशंस में। ठीक है, क्लासेस में आप लोगों ने इनको, मैंने ना 2 कोहेरेंट सोर्सेस लेकर इनको डिराइव भी कराया था। ठीक, और हम लोग एट द एंड रिजल्ट भी हमको ये मिला था।
ठीक है, तो अगर रिजल्ट से आप निकाले तो आप आराम से इस सवाल को बना सकते हैं। तो ये हो गया और वाले क्वेश्चन की बात। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। हाँ, जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हम लोगों ने 1 घंटे में सॉल्व किया। तो मेरा ये मतलब है कि आपको क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं बताना ना, उसमें और भी जो लॉजिक्स हैं उन पर भी डिस्कशन करना। ठीक है, उन पे और जो लॉजिक्स हैं जिससे सवाल बन सकते हैं, की पॉइंट्स क्या हैं उनके, तो उन पर भी डिस्कशन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, यहां पर आपको दे रखा है दैट इज P एंड Q आर टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहले मैं की पॉइंट्स की बात आपको बता देता हूं, इनमें की पॉइंट्स क्या क्या होंगे। की पॉइंट्स, फर्स्ट की पॉइंट, आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है, और वो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज वो होता है Q V क्रॉस B। ये हो गई फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, अगर ये और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका मोशन कैसा होगा, यानी व्हेन चार्ज पार्टिकल या चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज परपेंडिकुलर, पर फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर, तो मोशन इज सर्कुलर। मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर, गोल गोल घूमने लगेगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैंने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इनसाइड बोर्ड के अंदर की तरफ, और आप चल रहे हैं ऐसे, तो फोर्स लगेगा तो आप क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे ऐसे। ठीक है, सेम ना, ऐसे ही याद रखेंगे। तो अभी ये 2 की पॉइंट्स है, इन पर ही आपका सवाल बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको निकालना है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द रीजन। तो एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, दैट इज थर्ड की पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप निकालते कैसे हैं, आप सिंपली इक्वेट कर देते हैं दैट इज सेंटीपिटल फोर्स, यानी mv² अपॉन r को बराबर कर देते हैं दैट इज QVB से, दैट इज QVB परपेंडिकुलर जाएगा तो साइन थीटा, एंड साइन थीटा कितना, दैट इज 90 डिग्री। तो आप इनको इक्वेट करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं दैट इज QVB, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो यहां से आपको मिल जाएगा दैट इज B का वैल्यू। तो एक V से एक V कट जाएगा, बचेगा कितना B, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बचेगा MV अपॉन कितना बचेगा, दैट इज ये रहा Q और ये रहा R। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने फॉर्मूला R के रेडियस के सेंस में दिखाए थे, दैट इज R इज इक्वल टू MV अपॉन QB। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो इंटरचेंज करके B निकाल लो, या फिर ये याद रखो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो यहां पर डायग्राम में बना देता हूं, ये है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस एक्सिस पर ही एक चार्ज यहां पर पड़ा है, और इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, और इसका नाम है Q। ठीक, ये मैंने बना दिया है y एक्सिस, और y एक्सिस पर कुछ आगे की तरफ है, यहां पर एक पार्टिकल है, ये भी नेचर में पॉजिटिव है, और इसका नाम है P। मोशन की बात करें तो ये है आपकी x एक्सिस। तो मोशन की अगर हम बात करें तो ये Q वाला पार्टिकल मूव कर रहा है इधर की तरफ, यानी इसकी वेलोसिटी कुछ इसी डायरेक्शन में होगी। ये याद ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातें। दूसरी चीज, ये P वाला पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी, बोलो भाई, 1 मीटर, ये दे रखा आपको।
बस निकाल लेते हैं। फर्स्ट की पॉइंट, फोर्स जो होता है वेलोसिटी और फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। फोर्स क्या होता है? वेलोसिटी और फील्ड के परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए? और इसमें ना क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है मैं एक बार पढ़ देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको इस क्वेश्चन में दिया है P एंड Q आर टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स, ये और ये। इनका मास आपको दे रखा है 4 इंटू 10 पावर माइनस 26 के जी। ओके ठीक है। चार्ज भी दे रखा है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, अच्छी बात है। स्पीड दे रखा है 2.4 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम में द टू पार्टिकल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, इससे इस वाली एक्सिस से ये है 0.5 m और इस वाली एक्सिस से ये है 0.5 m। वर्टिकल एक्सिस से इनका डिस्टेंस दे रखा है। आगे क्या कह रहा है? एट सम इंस्टेंट, कुछ इंस्टेंट पर ये लोग मूव कर रहे थे अपना आराम से। क्या हो रहा है? अब मैग्नेटिक फील्ड बी इज स्विच्ड ऑन, मैं इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया। फिर सो दैट टू पार्टिकल अंडरगोज हेड ऑन कोलिजन, आपस में दोनों के दोनों टकरा गए, सर से सर दोनों के टकरा गए। कैसे टकराएंगे भाई? तो टकराने की कंडीशन क्या क्या होगी? तो टकराने की कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं जल्दी जल्दी से। मैं थोड़ा सा डायग्राम को ना और थोड़ा सा बेहतर बना दूं तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। ये डिस्टेंस मैं बराबर करने जा रहा हूं बच्चों, तो आपको ज्यादा ठीक लगेगा। जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस मैंने यहां भी कर दी है। ये डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर और ये है 0.5 m। ठीक है, समझ में आएगी बात? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? ये डिस्टेंस है ना, ठीक है। डायग्राम बना देता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं थोड़ा सा और बेहतरी हो जाए। ये इसको मैं और नजदीक कर दे रहा हूं और ये है 1, इसको भी थोड़ा नजदीक कर देता हूं ताकि तो तभी तो आपस में टकराएंगे। चलिए, अब टकराने की कंडीशन क्या होगी? इनकी वेलोसिटी है ये, इनकी वेलोसिटी है ये। अगर इनको इनसे टकराना है, इधर की तरफ जाना है, तो इन पर फोर्स का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। इनको अगर इनसे टकराना है तो इनको तो नीचे की तरफ आना है भाई। इनको किधर की तरफ आना? नीचे की तरफ। इनको किधर जाना? ऊपर की तरफ। ध्यान से समझो बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो वो गोल गोल घूमने लगेगा, दैट इज पाथ इज सर्कुलर। तो क्या होगा? ये पार्टिकल क्या करेगा? घूमेगा। ये पार्टिकल क्या करेगा? घूमेगा। ये पार्टिकल क्या करेगा? ये पार्टिकल भी घूमेगा। तो टकराएंगे कहां पर? ये पार्टिकल चला यहां से, ये पार्टिकल आया यहां से, डायरेक्टली दोनों के सर टकरा गए भाई। मतलब कुल मिलाकर इस वाले चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ जाना है और इस वाले चार्ज पार्टिकल को तो इधर की तरफ आना है। यानी दोनों के फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। ध्यान से कि वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे का अपोजिट, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? दोनों का एक दूसरे के अपोजिट। अब कहानी आती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या भाई? वेलोसिटी जो होगा उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होगा कैसे? तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग रूल अप्लाई करते थे, दैट इज क्या, किधर से किधर जाते थे? V से B, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते थे। मेरे पास अगर दो वेक्टर है, कुछ ऐसे, एक वेक्टर ये है और कुछ एक वेक्टर ये है, तो अगर ये वेक्टर V है, ये वेक्टर B है, तो मैं क्या करता था? किसकी तरफ से घूमना है? V से किसकी तरफ? B की तरफ। तो क्या करेंगे? V से किसकी तरफ? B की तरफ। तो थंब क्या इंडिकेट करेगा? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या मेरे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, तो मेरे पास दो वेक्टर हैं F और V, तो इनको अगर हम देखें ध्यान से तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए भाई? अंदर ही होना चाहिए। किधर की तरफ? दैट इज इनवर्ड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। और इन द इनवर्ड डायरेक्शन किधर की तरफ? दैट इज बोर्ड के अंदर। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर के साइड है, यहां पर।
ठीक, तो एक सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब दूसरे सवाल के जवाब के लिए बस आपको मैग्नेटिक फील्ड यूज करना है। फॉर्मूला तो मैंने निकाल ही दिया है, दैट इज B इज इक्वल टू M का वैल्यू कितना दिया है देखो जरा, M का वैल्यू दे रखा है, मास इज 4 इंटू 10 पावर माइनस 26, और आपके पास V का वेलोसिटी दे रखा है, दैट इज 2.54 इंटू 10 पावर 5। आगे सॉल्व करते हैं। चार्ज 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 एंड एट लास्ट R, बताओ बच्चों R कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, R कैसे निकालें, R कितना होगा, R कितना होगा, ये आपके पास यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 0.5, तो जब यहां से ये घूम रहा है ऐसे तो ये होगा कितना 0.5 के रेडियस पर ही तो घूमेंगे दोनों के दोनों, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, बस इनको सॉल्व करना है। 2.4 2 जा 4.8, 4.8 2 जा 4, 2 ये रहा कितना, दैट इज 2, और ये कितना है 0.5 यानी 4। पावर को अरेंज करिए, माइनस का 26 माइनस का 19, तो बचेगा कितना माइनस का 7, और माइनस के 7 और ये रहा कितना 5, तो बचेगा कितना माइनस का 2। अरेंज कर दो 0.04, यूनिट क्या लिखते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला। ये था आपका आंसर। ठीक है, लॉजिक जरा ध्यान से समझिएगा, आपको राइट हैंड रूल यूज करना है। मैंने यहां पर की पॉइंट में आपको लिखा नहीं है राइट हैंड रूल, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर्स का डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर आप ऐसे ही आराम से बता सकते थे कि भाई F का डायरेक्शन है आपके पास, V का डायरेक्शन है आपके पास, और इसको ना मूव किधर करना है, ऊपर की तरफ ही मूव करना है। इसको किधर मूव करना है, ऊपर की तरफ ही मूव करना है, तो वेलोसिटी ये दे रखा है, तो फील्ड किधर इनवर्ड होना चाहिए, और यहां पर वेलोसिटी किधर दे रखा है, वेलोसिटी ये रहा ऊपर की तरफ, तो फील्ड किधर, फिंगर्स को कर्ल कर दीजिए। अरे राइट हैंड रूल तो यही कहता है ना, आप क्या करिए, जो भी आपको वेक्टर दिया हो उसकी डायरेक्शन में अलाइन करिए, एक वेक्टर से दूसरी वेक्टर की तरफ घूम जाइए, तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, वही तो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जरा, मैं रब कर रहा हूं इनको। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पता है क्या? बाइंडिंग एनर्जी मतलब बांधने वाली एनर्जी क्या होती है क्या? बोलो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या, बांधने वाली एनर्जी या तोड़ने वाली एनर्जी, कौन सी एनर्जी होगी? चलिए, तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली में बाइंडिंग एनर्जी से ही ग्राफ दिया है, आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है इसमें, बस बताना है क्वेश्चन को। तो मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं पहले। ये ग्राफ आपकी एनसीईआरटी में भी इसी तरीके का गिवन है, ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इसके बाद आपसे सवाल करूंगा। ये पोजीशन है Z की, ये पोजीशन है एट अपर मोस्ट, ये पोजीशन है Y की, ये पोजीशन है X की, और यहां पर है W। ठीक है, एक एक न्यूक्लियाई दे रखा है। न्यूक्लियाई कौन कौन से, एक W है, एक X है, एक Y है और एक Z है। ठीक है, और इनके लिए अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, भाई न्यूक्लियस में जो है वही तो न्यूक्लियॉन होगा। न्यूक्लियस में कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो वही क्या होंगे, न्यूक्लियॉन होंगे, बस छोटी सी बात। चलिए, ये दे रखा है आपके पास 5.0, ये दे रखा है 7.5,
ये दे रखा है 8 एंड ये दे रखा है 8.5। बच्चों यहां पर मैं दो आपके पास रिएक्शंस होते हैं। पहला होता है, ये क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होगा छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लेंगे। ठीक, न्यूक्लियर फिजन का मतलब एक बड़ा न्यूक्लियाई टूटकर छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब छोटे छोटे बड़ा न्यूक्लियाई टूटकर छोटे छोटे में बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा न्यूक्लियाई बना लेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो रहेगा, बस सिंपल सी बात। न्यूक्लियन जिनका सबसे ज्यादा रहता है वही लोग होते हैं स्टेबल। क्या रहते हैं? स्टेबल, यानी वो बड़े लोग हैं जिनका। और एक चीज और समझ सकते हैं, यहां पर जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। या फिर ऐसा बोले कि इनका ना एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक वेट, एक्चुअली में इट्स अ एटॉमिक वेट। धीरे धीरे क्या हो रहा है? एटॉमिक वेट बढ़ रहा है। तो ये बड़े एटम्स, और जिनका एटॉमिक नंबर कम है, जिनके पास एटॉमिक वेट कम है, वो छोटे। ठीक, तो होगा क्या कि ये कैसे हैं? ये ज्यादा स्टेबल है और ये कैसे हैं? कम स्टेबल वाले। अब होगा क्या, जरा ध्यान से समझिए। जो बड़े लोग हैं तो बड़े लोग में क्या होगा? फ्यूजन। छोटे लोग में क्या होगा? फ्यूजन। तो बस आराम से बताइए W क्या, W किधर है? दैट इज W वाला न्यूक्लियाई क्या करेगा? ये करेगा फ्यूजन, मोस्टली रहेगा। और ये क्या रहेगा? Z वाला क्या करेगा? ये करेगा फ्यूजन। बस ठीक है, समझ में आई बात? छोटी छोटी, कुछ अलग और करना ही नहीं था, सवाल बस समझना था, बताना था, बस। ठीक है, तो जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा रहेगा वो क्या रहेंगे? मोस्ट स्टेबल। ठीक है, और एक चीज अब देखिए जरा, अगर y और z x में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये लोग तो ज्यादा लोग हैं, तो ये लोग तो मोस्ट स्टेबल है, लेकिन इनके कंपैरिजन में इनका एटॉमिक वेट क्या है? ज्यादा। तो इनकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इस सेक्शन का ये है लास्ट सवाल। अब क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो आपके पास, आपको गिवन क्या है? एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ दे रखा है L। तो मैं ले लेता हूं एक कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर। इस कंडक्टर का लेंथ दे रखा है दैट इज L, वो भी मैंने बना दिया है। अब आगे बात करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है दैट इज A। क्रॉस सेक्शन दे रखा है कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, यानी किसी भी सेल और बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है भाई, वो भी कर देते हैं, किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने लगाया है क्या? बैटरी। ठीक, आगे क्या है? अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप ड्यू टू द सोर्स। इस सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है इनके अक्रॉस। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ड्रिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ड्रिफ्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे ना, देखिए जरा, द फ्री इलेक्ट्रॉन बिगिंस टू ड्रिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अपोजिट ड्रिफ्ट होंगे? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों, अगर ये मैंने कोई भी सोर्स लगाया है, दिस इज कंडक्टर, और कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है मूव करने के लिए। आपको जानकारी वाली बातें बताते हैं। इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली में उनकी स्पीड होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड की रेंज, इतनी ज्यादा स्पीड होती है। ठीक, मूव करते रहते हैं इधर उधर मूव करेंगे तो इनका जो नेट वेलोसिटी, इनका होगा नेट वेलोसिटी, वो होता है 0।
नेट वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। अरे भाई कहीं भी घूम रहे हैं तो नेट रिजल्टेंट होगा जीरो, एक डायरेक्शन में स्पेसिफिक घूम ही नहीं रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब होगा क्या, जैसे इनके अक्रॉस ना किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप यानी सोर्स लगाया, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। ठीक, तो ये मूव किधर करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किधर से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन जो बचा इलेक्ट्रॉन बेचारा, जो फ्री था 10³ मीटर पर सेकेंड से मूव करने के लिए, जिसका वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी निकाला जा रहा था, जीरो था, लेकिन उसको जबरदस्ती इधर किधर किधर की तरफ जाना है? पॉजिटिव की तरफ। दैट इज ड्रिफ्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है ना? अब होगा क्या, तो जाएगा तो कुछ छोटी मोटी वेलोसिटी से जाएगा, उसी वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर मैं फॉर्मुलेट करूं तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखता हूं, दैट इज, हाँ मैंने डेरिवेशन बहुत बार कराया है, अभी मैं डेरिवेशन नहीं कराने वाला, बस डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है ई, कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलेगा? कोई गड़बड़ नहीं। ये उसके मैग्नीट्यूड की चर्चा की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फील्ड के अपोजिट चल रहा है, तो ये किस में आएगा? निगेटिव में। चलिए, तो ये हो गया। अगर करंट की बात कर लेते तो करंट हमारे पास आता है भैया N, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E, A फॉर एरिया, V फॉर VD फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये होती है करंट, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना बात क्लियर रहेगा। सवाल बनाने से पहले मैंने आपको ये बता दिया है। अब बताइए जरा, क्वेश्चन में आपको कह क्या रहा है? ड्रॉ द कर्व शोइंग द डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम आखिर है क्या भाई? एक इलेक्ट्रॉन, अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन एक ही तो है नहीं ना, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ढेर सारे। अब ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक चलेंगे तो एक दूसरे को धक्का देके ही तो जाएंगे कि एक चलो भाई आगे, तो दूसरा जाएगा फिर आगे, कुछ ऐसे ही चलने वाले। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक दूसरे को धक्का देते ही आगे चलेंगे। तो एक से दूसरे को के बीच में जो टकराते हैं ये लोग, तो उनके बीच का जो टाइम लैग होता है, जो एवरेज टाइम इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। यानी अगर मैं टाउ की भी बात कर लूं तो टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। पहले से टकराया टाउ 1 टाइम में, दूसरे से टकराया टाउ 2 टाइम में, तीसरे से टकराया टाउ 3 टाइम में, प्लस n बार टकराया टाउ n, दैट इज द एवरेज टाइम है। ठीक है, अब बात करते हैं VD और टाउ का कैसा रिलेशन है। भाई VD बढ़ रहा है, तो VD बढ़ेगा यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा। कब? जब टाउ बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? अभी तो ये तो बच्चों वाला खेल हो गया, बस सिंपल सा ये बनाते हैं, दैट इज VD, ये बनाते हैं टाउ, चलेंगे आगे। भाई तुम चलोगे तो हम भी चलेंगे। कौन चलेगा? रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा तो VD भी बढ़ेगा, यानी VD बढ़ेगा तो टाउ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है जरा देखिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है, जरा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट पार्ट है, इफ द डीसी सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स हुज करंट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड विद टाइम, यानी एसी हो गया। अब
ये सोर्स क्या था, डीसी, हटा दो भाई इसको। इस डीसी सोर्स की आवश्यकता नहीं है, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, एसी से। आगे सच दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। अब ये देखो ये वाला रिलेशन लिखे रहते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो I इज इक्वल टू गिवन है, ये सोर्स जो है, ये सोर्स मैं यहीं पे लिख देता हूं वहां के बजाय, I इज इक्वल टू आई नॉट दैट इज एम्पलीट्यूड, आगे साइन 2 पाई न्यू, और ये रहा t। एक्चुअली में दिस इज ओमेगा टी, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि भाई ये तो ओमेगा टी ही है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइनोसाइडल वेव AC। चलिए अच्छी बात है। वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट, देन डिटरमाइन द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर वन कंप्लीट साइकिल। बच्चों ओवर कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल में करंट चल रही है साइनोसाइडल, ऊपर का फेज नीचे का फेज मिलकर एवरेज करंट ऑफ साइकिल 0। तो ऑलरेडी हम जानते हैं भाई साइकिल के लिए टोटल करंट का वैल्यू कितना है, 0। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया जाए, तो हम लोग मैथमेटिक्स यूज करते हैं छोटा सा, कि भाई अगर मुझे किसी का एवरेज करंट निकालना है, तो एवरेज करंट के लिए भाई अगर मुझे एवरेज निकालना है तो हम लोग लिखते हैं किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू बराबर कितना करते हैं, दैट इज फॉर अ कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल के लिए दैट इज 1 अपॉन टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ टी डी टी। अब बोलो जरा, मैथमेटिक्स लगा रहे हैं तो मैथमेटिक्स लगा रहे हैं तो समझाना क्या चाहते हैं भाई, पूरी साइकिल के लिए करंट का वैल्यू कितना, 0, ये कितना है 0, इसका वैल्यू कितना आएगा कंप्लीट साइकिल के लिए, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू तो निकाला जाए। फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपल सा ये, तो यहां से इस फॉर्मूले से क्या निकाल ले, वीडी, तो वीडी का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज आई अपॉन एन ई ए, दैट इज करेक्ट, वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, तो वीडी का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखो बच्चों, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं मैथ पढ़ा रहा, क्यों, देखिए मैथ्स नहीं पढ़ा रहा बिल्कुल भी, मुझे निकालना है एवरेज करंट, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर 1 अपॉन टाइम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, दैट इज वीडी और dt। वीडी का वैल्यू सेट करते हैं 1 अपॉन टी फॉर कंप्लीट साइकिल, वीडी का वैल्यू क्या है, दैट इज आई अपॉन एन ई ए और dt। आई का वैल्यू कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, सेट करते हैं, इनको मैं अब हटा रहा हूं, अब इनकी आवश्यकता नहीं है, तो मेरे पास मिल जाएगा वीडी का एवरेज वैल्यू बराबर 1 अपॉन टी, कॉन्स्टेंट हमको बाहर कर देते हैं, दैट इज एन ई ए, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट लिख देते हैं यहां पर, आई नॉट को भी बाहर ही कर देते हैं, वो लेना देना है नहीं, 0 टू टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन करना आपको पता है, तो मैथमेटिक्स एन ई ए यहां पर हो जाएगा, दैट इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी विथ नेगेटिव साइन, 0 से कहां तक, टी तक। ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर करिए, माइनस कांस्टेंट है उसको भी बाहर कर लीजिए, माइनस आई नॉट ओमेगा अपॉन एन ई ए। बच्चों इतना मैं काम कर रहा हूं, इतना आपको सोचना भी नहीं है, जैसे ही देखा साइनोसॉइडल तो वो 0 आएगा ही आएगा, मैं फिर भी निकाल रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं। यहां पर लिखेंगे दैट इज कितना, ओमेगा इंटू कैपिटल टी, माइनस कितना करेंगे, कॉस ऑफ 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन टी, टी एंड टी गेट्स कैंसिल, कॉस ऑफ 2 पाई, और कॉस 2 पाई का वैल्यू, कॉस 2 पाई ढूंढो जरा, मिल गया कॉस 2 पाई, यस,
ये रहा 0, ये रहा पाई, ये रहा 2 पाई। चले कहां से पाई, कहां तक 2 पाई, कितना वैल्यू आया +1। मैंने आपको सिखाया +1, यहां से कितना 1 - 1 बचेगा कितना 0। टोटल वैल्यू इज 0। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 0। तो आंसर इज 0। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था छोटा सा एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको सेक्शन बी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। हाँ, मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है, अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको समझाते हुए मुझे सॉल्व करना था, दैट्स इट। ठीक है।